हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पिछली क्लास के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स पढ़ रहे थे। सबसे पहला हार्मोन हमने ग्रोथ हार्मोन का जिक्र किया था और ग्रोथ हार्मोन से संबंधित डिसऑर्डर्स भी हमने पढ़े थे कि ग्रोथ हार्मोन में हाइपर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन होने पर अलग अलग बीमारियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने दूसरे हार्मोन का नाम लिखा है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन। अब प्रोलैक्टिन के संदर्भ में हम वैसे ही स्टडी करने वाले हैं जैसे हमने ग्रोथ हार्मोन के संदर्भ में कही थी। सबसे पहले इसके बेसिक फंक्शंस क्या हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में इससे संबंधित बीमारियां क्या हो सकती हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है इसे हम गैलेक्टोपोइटिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम गैलेक्टोपोइटिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम लैक्टोजेनिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अब गैलेक्टोपोइटिक या लैक्टोजेनिक हार्मोन्स बोलने का रीज़न ये है क्योंकि इसकी जो काम करने की प्रवृत्ति होती है वो यह विशेष फंक्शन रखती है कि हमारा प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन जो है वह फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट टिश्यूज़ में पाई जाने वाली जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्रंथियां हैं जिसे हम मेमरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं उनके ऊपर अपना प्रभाव दिखाते हैं और उनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। तो इसीलिए नाम रखा गया है। यहाँ लैक्टो शब्द का तात्पर्य भी मिल्क होता है और यहाँ गैलेक्टो शब्द का तात्पर्य भी मिल्क होता है। तो यहाँ उसे हम मिल्क बनाने वाला हार्मोन के नाम के आधार पर उसे लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कह सकते हैं या इसी को हम गैलेक्टोपोइटिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अब पोइसिस का मतलब होता है सिंथेसिस। जैसा कि आपने एरिथ्रोपोइसिस शब्द सुना होगा। एरिथ्रोपोइसिस मतलब क्या होता है? आरबीसी का फॉर्मेशन। वैसे ही गैलेक्टोपोइसिस या गैलेक्टोपोइटिक का मतलब होता है मिल्क प्रोड्यूस करने वाला या मिल्क बनाने वाला हार्मोन। अब बात करते हैं इस हार्मोन के बेसिक फंक्शन के बारे में। तो हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन ऑफ द प्रोलैक्टिन हार्मोन। फंक्शंस का अगर हम जिक्र करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शंस इन द मेल और दूसरा हम डिस्कस करेंगे फंक्शन इन द फीमेल। अब सोचने वाली बात तो यह है कि क्या मेल के अंदर भी ऐसा हार्मोन रिलीज भी होता है या नहीं होता। तो एक तथ्य क्लियर रखें कि मेल के अंदर भी ये हार्मोन रिलीज होता है और फीमेल के अंदर भी ये हार्मोन रिलीज होता है। अब दोनों में उसका क्या विशेष महत्व है? मेल के अंदर अगर देखा जाए तो इस हार्मोन का कोई विशेष इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है क्योंकि मेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती हैं। तो कोई मिल्क सिंथेसिस वाली प्रक्रिया हमें मेल के अंदर देखने को नहीं मिलने वाली है। बात करते हैं फीमेल्स के अंदर। तो फीमेल्स के अंदर प्रभाव ये होगा कि यह हार्मोन जो होता है वह ब्रेस्ट टिश्यू में जाकर मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। अब मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करके क्या करवाएगा? तो यह मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करके मिल्क प्रोडक्शन की प्रक्रिया को पूरा करवाने वाला है। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जिससे हमने इसे गैलेक्टोपोइटिक या फिर लैक्टोजेनिक हार्मोन का नाम दिया था। तो प्रोलैक्टिन का सिंपल सा एकमात्र फंक्शन यह है कि यह मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है। मेल के अंदर कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाता है लेकिन फीमेल्स के अंदर यह हार्मोन मेमोरी ग्लैंड्स पर अपना प्रभाव दिखाकर मिल्क प्रोडक्शन की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। क्लियर? तो फंक्शंस के तौर पर इतना ही याद रखना है। दो नाम जरूर याद रखें। एक तथ्य और हम डिस्कस कर लेते हैं। गैलेक्टोपोइटिक अलग हार्मोन है और गैलेक्टोकाइनेटिक अलग हार्मोन है। क्लियर? गैलेक्टो शब्द का मतलब हमने कहा था कि मिल्क होता है और पोइसिस का मतलब होता है सिंथेसिस। तो मिल्क का सिंथेसिस करवाने वाला हार्मोन तो हमारा प्रोलैक्टिन है लेकिन गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन जो होता है वह अलग होता है। गैलेक्टो का मतलब मिल्क और काइनेसिस का या काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट होना। तो मिल्क का मूवमेंट करवाने वाला, मिल्क को मूवमेंट करवाकर बाहर इजेक्शन करवाने वाला हार्मोन अलग होता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन के नाम से जानते हैं। तो आगे हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन में जरूर आएगा, वहां हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर समझें कि गैलेक्टोपोइटिक हार्मोन अलग है और गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन अपने आप में अलग होता है।
क्लियर, आगे बढ़ेंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिसऑर्डर्स ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में। फंक्शन केवल एक ही था तो उसे भली भांति याद रखें। तो अब बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ द प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्लियर, डिसऑर्डर ऑफ प्रोलैक्टिन की बात करें, जैसा कि मैं शुरू में ही कह चुका हूं जब हमने ग्रोथ हार्मोन को डिटेल में डिस्कस किया था कि प्रत्येक हार्मोन के संदर्भ में जब बीमारियों का जिक्र करेंगे तो महत्वपूर्ण तौर पर दो ही बीमारियां होती हैं। पहला तो हो सकता है हाइपर सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन, या दूसरा हो सकता है हाइपो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। अगर हार्मोन नॉर्मल मात्रा में बनता रहे तो कोई बीमारी ही नहीं है। अगर बीमारी का जिक्र करें तो दो ही होंगी, या तो हार्मोन नॉर्मल से बहुत ज्यादा बन जाए या फिर हार्मोन नॉर्मल से बहुत कम बन जाए। हम दोनों बीमारियों का जिक्र करेंगे। तो प्रोलैक्टिन के डिसऑर्डर्स का अगर जिक्र हो तो तब भी दो ही डिसऑर्डर आएंगे। पहला हाइपर सिक्रीशन ऑफ द प्रोलैक्टिन और दूसरा हाइपो सिक्रीशन ऑफ द प्रोलैक्टिन। तो भली भांति ध्यान दें, इसमें भी दो बीमारियां हैं, हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन। हम पहले डिस्कस करते हैं इसकी फर्स्ट डिसऑर्डर के बारे में, और हमारा फर्स्ट डिसऑर्डर है दैट इज हाइपर सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। अब हाइपर सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसके अंतर्गत होने वाला क्या है? इसके अंतर्गत ये होगा कि इंक्रीज्ड प्रोलैक्टिन हार्मोन का प्रोडक्शन होने वाला है। क्लियर, नाम से क्लियर है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन मतलब बीमारी के अंतर्गत इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन देखने को मिलने वाला है। अब यहां पर हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इंक्रीज्ड प्रोडक्शन के पीछे हमारा इटियोलॉजी क्या है, हमारा कारण क्या हो सकता है, कि ऐसी शरीर में क्या वजह रही है जिस वजह से इस व्यक्ति के अंदर प्रोलैक्टिन एक्सेसिव बन रहा है। तो फिर आपको वही यूनिवर्सल पॉइंट याद करना होगा जो मैं पहले ही बता चुका हूं, शरीर में किसी भी हार्मोन के जरूरत से ज्यादा बनने का एक महत्वपूर्ण कारण होता है दैट इज द एडिनोमा। और एडिनोमा कहां पर हुआ है? एडिनोमा इन द एंटीरियर पिट्यूटरी और मीन्स अथवा हाइपोथैलेमस के अंदर, क्योंकि हाइपोथैलेमस का भी क्या प्रोलैक्टिन को बनवाने में योगदान है? तो बिल्कुल योगदान है। कैसे, वो याद करें, हमने लिखा था पीआरएच। सभी को हाइपोथैलेमस के हार्मोन याद होंगे। पीआरएच मतलब प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये किसके पास में पहुंचता है? ये पहुंचता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में, और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या बनवाने वाला है? और यह एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन हार्मोन बनवाने वाला है। तो इसलिए या तो हाइपोथैलेमस के अंदर दिक्कत हो कि उसमें एक्सेसिव हार्मोन बनाने वाला ट्यूमर हो जाए, या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर दिक्कत हो जाए कि उसमें अगर एक्सेसिव हार्मोन बनाने वाला ट्यूमर हो जाए, तो दिस मे बी द रीजन फॉर द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्लियर? तो इटियोलॉजी के अंदर, हाइपर सिक्रीशन के अंदर एक ही तथ्य याद रखना है कि अगर पिट्यूटरी के अंदर या हाइपोथैलेमस के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाने वाला ट्यूमर हो गया है, तो वह ट्यूमर जो है अत्यधिक मात्रा में प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को बढ़ावा देगा, जिससे व्यक्ति के शरीर में प्रोलैक्टिन बढ़ सकता है। यही मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं अगर, कि एडिनोमा जो है वह किस प्रकार का ट्यूमर है? जैसे कि हमने पिछली क्लास में दो प्रकार के ट्यूमर का जिक्र किया था, एक होता है स्टिमुलेटिंग ट्यूमर और दूसरा होता है सप्रेसिंग ट्यूमर। तो आपके हिसाब से एडिनोमा किस प्रकार का ट्यूमर है? तो जवाब होना चाहिए कि एडिनोमा एक प्रकार का स्टिमुलेटिंग ट्यूमर है। यह स्टिमुलेट करता है कि हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़े और इस वजह से प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है। तो एडिनोमा एक स्टिमुलेटिंग प्रकार का ट्यूमर है और यह कारण हो सकता है किसी व्यक्ति में प्रोलैक्टिन के लेवल के बढ़ जाने का। क्लियर है सभी को? तो ये इटियोलॉजी में पॉइंट याद रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो उसमें लक्षण क्या दिखाई देंगे, इस बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। तो अब हम यहां पर लिखते हैं असेसमेंट फाइंडिंग इन केस ऑफ द हाइपर सिक्रीशन ऑफ द प्रोलैक्टिन। अब लक्षणों के केस में हम दोनों में अलग अलग जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं इन मेल और दूसरा हम जिक्र करेंगे इन द फीमेल्स।
लक्षणों की बात करें तो पहला हम जिक्र करेंगे कि मेल्स के अंदर क्या लक्षण दिखते हैं और दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि फीमेल्स के अंदर क्या लक्षण देखने को मिलने वाले हैं। अब याद करना होगा कि प्रोलैक्टिन का क्या मेल के अंदर कोई विशेष प्रभाव था या नहीं था अगर प्रोलैक्टिन नॉर्मल मात्रा में बनता रहे। पहले तो यह तथ्य क्लियर कर लें, क्या प्रोलैक्टिन हमारे अंदर मींस मेल व्यक्तियों में होता है? तो जवाब होना चाहिए कि बिल्कुल, प्रोलैक्टिन मेल व्यक्तियों के अंदर भी रिलीज होने वाला है। क्लियर? जब वो प्रोलैक्टिन की मात्रा नॉर्मली रिलीज होती है, सामान्य मात्रा में अगर रिलीज होता है, तो यह किसी प्रकार का कोई सिम्टम या फिर कोई फंक्शन हम मेल के अंदर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर हार्मोन बहुत ज्यादा हो, बहुत एक्सेसिव मात्रा में हो, तो यह टॉक्सिसिटी के तौर पर मेल के अंदर लक्षण पैदा कर सकता है। अब मैं बात यहां पर लिखने वाला हूं कि नॉर्मल था तो मेल में कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन एक्सेसिव है तो मेल के अंदर कुछ सिम्टम पैदा हो सकते हैं। सबसे पहला सिम्टम होता है दैट इज गायनेकोमैस्टिया। क्लियर? पहला लक्षण देखने को मिलेगा गायनेकोमैस्टिया। अब पहले तो शब्द का मतलब समझें कि गायनेकोमैस्टिया मतलब होता क्या है। गायनेकोमैस्टिया शब्द का तात्पर्य है एक्सेसिव ब्रेस्ट टिश्यू ग्रोथ इन द मेल। अगर मेल के अंदर चेस्ट के ऊपर एक्सेसिव ग्रोथ होने लग जाए, एक्सेसिव ग्रोथ मतलब ब्रेस्ट टिश्यूज का एनलार्जमेंट होने लगे अगर मेल व्यक्ति के अंदर, तो उसे हम गायनेकोमैस्टिया बीमारी के नाम से जानते हैं। तो यहां समझने वाली बात यह है कि अगर प्रोलैक्टिन नॉर्मल मात्रा में होता तो मेल के चेस्ट पर कोई विशेष ग्रोथ टिश्यू की दिखाई नहीं देने वाली थी, कोई विशेष प्रभाव दिखाई नहीं देने वाला था। लेकिन अगर हार्मोन बहुत अत्यधिक मात्रा में है तो उसमें थोड़ा ब्रेस्ट टिश्यूज का एनलार्जमेंट होने लग जाता है, उसे हम गायनेकोमैस्टिया के नाम से जानते हैं। ब्रेस्ट का बढ़ना मेल के अंदर, उसे हम गायनेकोमैस्टिया के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे हम दूसरे लक्षण के बारे में। मेल के अंदर अत्यधिक मात्रा में प्रोलैक्टिन की वजह से इंपॉटेंस का लक्षण भी देखने को मिल सकता है। अब पहले तो हम जिक्र करते हैं कि इंपॉटेंस का मतलब क्या होता है और फिर हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, प्रोलैक्टिन के बढ़ने से इंपॉटेंस क्यों हो गया। सबसे पहली जानकारी, इंपॉटेंस शब्द का तात्पर्य होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। क्लियर? इस बात को समझें, इंपॉटेंस शब्द का मतलब होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन का तात्पर्य तो सभी जानते ही होंगे। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का तात्पर्य है कि मेल के अंदर पेनाइल इरेक्शन नहीं हो पा रहा है, सेक्सुअल फंक्शनिंग प्रभावित हो गई है। अगर पेनिस इरेक्ट नहीं हो पाता है, उसे हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं और इसके लिए हम टर्म काम में लेते हैं इंपॉटेंस। अब हम यहां जिक्र करेंगे कि प्रोलैक्टिन के बढ़ जाने से उसका सेक्सुअल फंक्शनिंग कैसे प्रभावित हो गया। तो उसके पीछे रीजन यह है कि प्रोलैक्टिन जो होता है अपने आप में एक विशेष फंक्शन दिखाता है, और विशेष फंक्शन यह है कि प्रोलैक्टिन एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट। क्लियर? अब किसका एंटागोनिस्ट वो समझें। प्रोलैक्टिन अपने आप में एंटागोनिस्ट की तरह फंक्शन दिखाता है, और किसका एंटागोनिस्ट की तरह फंक्शन दिखाता है? यह GnRH के एंटागोनिस्ट की तरह फंक्शन दिखाने वाला है। ध्यान दें, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आगे भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो यहां इस बात को समझें, प्रोलैक्टिन हार्मोन जब नॉर्मल लेवल में रहता है, ध्यान दें, प्रोलैक्टिन लेवल जब नॉर्मल मात्रा में रहता है तो फिर GnRH भी नॉर्मल रहता है। मींस अगर प्रोलैक्टिन का पलड़ा बराबर है तो GnRH का पलड़ा भी बराबर रहेगा। अब पहले एक GnRH का मतलब भी क्लियर कर लें। GnRH क्या है? यह एक हाइपोथैलेमस से निकलने वाला हार्मोन है जिसे हम गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। और ये GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाकर क्या रिलीज करवाता है? यह FSH और LH नाम के हार्मोन को रिलीज करवाता है। सभी ने FSH LH सुना ही होगा। तो ध्यान दें, GnRH हाइपोथैलेमस से निकलने वाला हार्मोन है, पिट्यूटरी के पास जाकर FSH और LH का निर्माण करता है। अब इन प्रोलैक्टिन और दोनों में क्या होगा वो समझें। प्रोलैक्टिन का पलड़ा अगर नॉर्मल है तो GnRH का पलड़ा भी नॉर्मल है। अगर प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ने लगता है,
अगर प्रोलैक्टिन की मात्रा नॉर्मल से ज्यादा होने लगती है तो वह एंटागोनिस्टिक प्रभाव दिखाता है किसके ऊपर? जीएनआरएच के ऊपर। एंटागोनिस्ट का तात्पर्य सभी जानते ही होंगे कि अगर प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है तो वह जीएनआरएच को सप्रेस करने लगता है, वह जीएनआरएच को कम करने लगता है। अब इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस हमारी बीमारी से कोरिलेट करें। हम बीमारी क्या पढ़ रहे हैं? हम बीमारी ये पढ़ रहे हैं कि मरीज के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल नॉर्मल की तुलना में बहुत ज्यादा है। अब अगर प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा है तो फिर जीएनआरएच का क्या हुआ होगा? तो सिंपल सी बात है कि अगर प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा है तो अपने आप जीएनआरएच का लेवल कैसा हो गया होगा? कम हो गया होगा। और अगर जीएनआरएच का लेवल कम हो गया होगा तो इसका प्रभाव क्या एफएसएच और एलएच पर भी पड़ा होगा। और अगर एफएसएच एलएच पर प्रभाव पड़ा होगा तो एफएसएच एलएच भी कैसे हो गए होंगे? कम हो गए होंगे, क्योंकि एफएसएच और एलएच तब बनते हैं जब जीएनआरएच हार्मोन आकर स्टिमुलेट करता है। जब जीएनआरएच ही नहीं आ पाया तो एफएसएच एलएच ही नहीं बन पाएंगे। अगर एफएसएच एलएच नहीं बनेंगे तो इससे सेक्सुअल फंक्शनिंग प्रभावित होने वाली है, क्योंकि एफएसएच एलएच मेल में भी होते हैं, एफएसएच एलएच फीमेल में भी होते हैं। तो इस बात से कंफ्यूज ना हो कि सर हमने तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल में पढ़ते हैं उसके अंदर एफएसएच एलएच का जिक्र पड़ा था, क्या ये मेल में भी होते हैं? तो बिल्कुल, ये दोनों हार्मोन मेल के अंदर भी होते हैं और मेल के अंदर भी यह सेक्सुअल फंक्शनिंग को नॉर्मल बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो इसलिए अगर प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो जीएनआरएच कम होगा, और अगर जीएनआरएच कम होगा तो एफएसएच और एलएच की मात्रा कम होगी, और अगर एफएसएच और एलएच की मात्रा कम होगी तो व्यक्ति का सेक्सुअल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। और इसको हम टर्म के तौर पर लिखा है इंपॉर्टेंस, मींस इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्सुअल फंक्शनिंग पर्याप्त तरीके से नहीं हो पाना। यह लक्षण हमें देखने को मिलता है मेल के अंदर। क्लियर? तो यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। हम प्रोलैक्टिन के हाइपर सिक्रीशन की बीमारी पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने मेल में दिखाई देने वाले लक्षणों का जिक्र किया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इन फीमेल्स कि अगर फीमेल्स के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है तो उनके अंदर क्या लक्षण देखने को मिलता है, इसके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। क्लियर? अब ध्यान दें, क्या फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन का कोई विशेष फंक्शन था? तो आपको बिल्कुल याद होगा कि सर प्रोलैक्टिन फीमेल के अंदर ब्रेस्ट टिश्यूज में जाकर जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्रंथियां हैं, जिसे हम मेमोरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं, उन्हें स्टिमुलेट करते हैं और उन्हें स्टिमुलेट करके मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं और मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो फिर यहां सोचना होगा कि अगर प्रोलैक्टिन नॉर्मल मात्रा में होता, अगर प्रोलैक्टिन नॉर्मल मात्रा में होता तो यह मिल्क प्रोड्यूस करवाता, लेकिन अगर प्रोलैक्टिन जो है अत्यधिक मात्रा में होगा तो उस फीमेल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फीमेल पर प्रभाव में हम पहला लक्षण पढ़ते हैं। पहला लक्षण दिखाई देगा, दैट इज गैलेक्टोरिया। अब गैलेक्टोरिया पहला सिम्टम देखने को मिलता है। गैलेक्टोरिया का तात्पर्य समझें। गैलेक्टोरिया का तात्पर्य होता है एक्सेसिव ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन। किसी फीमेल में नॉर्मल की तुलना में बहुत ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होने लग जाता है, इसके लिए हम शब्द काम में लेते हैं गैलेक्टोरिया। तो सिंपल सा तथ्य है कि ऐसा क्यों हुआ वो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि प्रोलैक्टिन अगर नॉर्मल मात्रा में होता तो नॉर्मल मात्रा में मिल्क बनवाता, लेकिन प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा है तो मिल्क का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होगा, और ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होना उसे हम गैलेक्टोरिया शब्द के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं उस फीमेल के अंदर दूसरी परेशानी क्या होगी, और दूसरी परेशानी ये होने वाली है, दैट इज द मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटीज। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटीज के बारे में कि इस फीमेल में मिल्क का प्रोडक्शन तो एक्सेसिव है ही सही, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब होने वाला है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब क्यों हुआ, इसके लिए भी हमें उसी तथ्य पर जाना होगा। कौन से तथ्य पर, वो ध्यान दें। हमने कहा था कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो एंटागोनिस्ट होता है जीएनआरएच का। क्या ऐसा फीमेल के केस में भी होगा?
तो बिल्कुल होने वाला है। फीमेल के अंदर भी अगर प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है तो उसके प्रभाव में जीएनआरएच का लेवल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर जीएनआरएच का लेवल कम हो जाएगा तो उसके इन्फ्लुएंस में एफएसएच और एलएच भी कैसे हो जाने वाले हैं, कम हो जाने वाले हैं। तो इस बात को अगर हम यहां पर लिखें कि अगर किसी फीमेल में प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है तो इस बढ़े हुए प्रोलैक्टिन के इन्फ्लुएंस में यह होगा कि जीएनआरएच का लेवल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर जीएनआरएच का लेवल कम होगा तो उसके प्रभाव में एफएसएच और एलएच का लेवल भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब फीमेल के अंदर तो आपने एफएसएच और एलएच का प्रभाव पढ़ा ही होगा। एफएसएच और एलएच फीमेल में फॉलिकल्स को मैच्योर करवाने से लेकर फॉलिकल को रप्चर करवाकर ओवुलेशन करवाने के लिए ये दोनों प्रकार के हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। अगर ये घटना उस फीमेल के शरीर में होती है कि प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए जिससे जीएनआरएच बहुत कम हो जाए और इसके प्रभाव में एफएसएच और एलएच न बन पाए, तो क्या इस फीमेल में ओवुलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल की घटना नॉर्मल रह पाएगी या नहीं रह पाएगी? तो सिंपल सा आंसर होगा कि सर इसमें ओवुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? इसी बात को आप एक पॉजिटिव वे में भी समझ सकते हैं। पॉजिटिव वे मतलब हम हमेशा ये पढ़ते आए हैं कि जो फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाना एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर माना गया है और उसके पीछे भी हमारा यही सिद्धांत काम करता है। कैसे? अगर एक फीमेल नॉर्मली लगातार प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, जितना ज्यादा बच्चा ब्रेस्ट को सकिंग करेगा क्या उतना अधिक मिल्क प्रोडक्शन की आवश्यकता होगी? तो बिल्कुल होने वाली है। जितना ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन की आवश्यकता महसूस होगी उतना अधिक मात्रा में क्या बनेगा? प्रोलैक्टिन। क्योंकि जब प्रोलैक्टिन बनेगा तभी वो मिल्क के बनने वाली घटना पूरी हो पाएगी। तो पूरा पाथवे समझें, बच्चे ने ब्रेस्ट को सकिंग किया जिससे मिल्क की आवश्यकता महसूस हुई, मिल्क की आवश्यकता महसूस होते ही प्रोलैक्टिन रिलीज हुआ और प्रोलैक्टिन के रिलीज होते ही मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ गया। अब अगर वो फीमेल रेगुलरली रोजाना समय पर एक निश्चित समय पर प्रॉपरली ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उसमें प्रोलैक्टिन की मात्रा पर्याप्त तरीके से रोजाना बनती रहेगी और जितना ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी उतना ज्यादा प्रोलैक्टिन बनेगा और जितना ज्यादा प्रोलैक्टिन बनेगा उतना ज्यादा जीएनआरएच इनहिबिट होने वाला है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे तो प्रोलैक्टिन बढ़ेगा, प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो जीएनआरएच कम होगा और जीएनआरएच अगर कम होगा तो एफएसएच और एलएच भी कम होगा जिससे ओव्यूलेशन नहीं होगा। और अगर ओव्यूलेशन ही ना हो तो फर्टिलाइजेशन होना संभव ही नहीं है। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग को एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर देखा जाता है। उसके संदर्भ में भी यही सिद्धांत पता रखें कि ब्रेस्ट फीडिंग अगर फीमेल करवाती है तो प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है और प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है तो उससे जीएनआरएच और एफएसएच एलएच की मात्रा कम हो जाती है जिससे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा लक्षण बीमारी के अंतर्गत कि एक्सेसिव प्रोलैक्टिन है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी गड़बड़ाने वाला है। तो ये हो गया हमारा मेल्स और फीमेल्स में दिखाई देने वाले लक्षण। अब हम बात करने वाले हैं यहां पर कि अगर ऐसा एक्सेसिव प्रोलैक्टिन हो और उस वजह से जो ये लक्षण आ रहे हैं उनका मैनेजमेंट क्या हो सकता है, उनका इलाज क्या हो सकता है। क्लियर? इस केस में हमारे पास दोनों तरीके के इलाज अवेलेबल हैं, मींस मेडिकल मैनेजमेंट भी है और सर्जिकल मैनेजमेंट भी अवेलेबल है। पहला हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में और दूसरा हम जिक्र करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। अब एक एक करके हम दोनों को डिस्कस करने वाले हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं, कि हम कौन सी दवाइयां देकर प्रोलैक्टिन की मात्रा को वापस थोड़ा कम करवा सकते हैं या फिर ऐसी कौन सी सर्जिकल प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से हम ऑपरेशन करके उस प्रोलैक्टिन की मात्रा को वापस नॉर्मल की तरफ या कम की तरफ ला सकते हैं। पहले डिस्कस करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। जनरली जो गैलेक्टोरिया के केस में जो हम ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं वो होती है ब्रोमोक्रिप्टीन।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दें। जो गैलेक्टोरिया, जो कि हमने सिम्टम के तौर पर लिखा था, वापस से मेंशन कर देता हूं, याद रखें। गैलेक्टोरिया जो हमारा सिम्टम था, कौन सा सिम्टम? गैलेक्टोरिया मींस एक्सेसिव ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन की हमने बात कही थी। अगर गैलेक्टोरिया है, प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वह ब्रोमोक्रिप्टिन को माना गया है। अब ब्रोमोक्रिप्टिन का मैकेनिज्म समझना होगा कि ऐसा ब्रोमोक्रिप्टिन दवाई क्या करती है जिससे कि मिल्क का प्रोडक्शन वापस कम हो जाता है, प्रोलैक्टिन की मात्रा भी थोड़ी कम होने लगती है। ऐसा ब्रोमोक्रिप्टिन क्या करता है? अब ध्यान दें, ब्रोमोक्रिप्टिन जो होता है वह डोपामिन एगोनिस्ट होता है। क्लियर? डोपामिन एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब विपरीत होता है, एगोनिस्ट मतलब सेम डायरेक्शन में होता है। तो यहां पर जो ब्रोमोक्रिप्टिन नाम की दवाई है वह डोपामिन एगोनिस्ट है, जिससे तात्पर्य यह है कि यह दवाई जो है वह दी जाने पर डोपामिन के लेवल को ब्रेन के अंदर बढ़ा देता है। क्लियर? अब सोचने वाली बात यह है कि अगर हम ब्रोमोक्रिप्टिन देंगे और ब्रोमोक्रिप्टिन से अगर ब्रेन में डोपामिन का लेवल बढ़ जाएगा तो इससे मिल्क प्रोडक्शन में कैसे कमी आएगी या इससे प्रोलैक्टिन के लेवल में कैसे कमी आएगी? तो इसके लिए आपको समझना होगा कि डोपामिन का हमने एक अन्य नाम रखा था। इसके लिए आपको हॉर्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस के अंदर जाना होगा। हमने हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स में लिखा था, वापस से रिकॉल करवा देता हूं, ध्यान दें। वैसे नोट्स में आपने लिखा हो तो कॉपी खोल के भी देख लें, अगर नहीं भी लिखा है तो ध्यान दें। हमने हाइपोथैलेमस के दो तरह के हार्मोन पढ़े थे, एक थे रिलीजिंग हार्मोन्स, एक थे इनहिबिटरी हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स 6 थे, इनहिबिटरी हार्मोन्स 2 थे। दो इनहिबिटरी हार्मोन कौन से थे? एक था GHIH मींस ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, जिसका अन्य नाम था सोमेटोस्टेटिन, और दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन था प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। और प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन का अन्य नाम था कि इट इज आल्सो नोन एज द डोपामिन। तो ध्यान दें, डोपामिन का अन्य नाम होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। मींस उसे आप चाहे डोपामिन कह लें या उसी को हम प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन्स कह लें, एक ही बात है। अब कुछ तथ्य आपको क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान दें, जब हम इस एक्सेसिव मिल्क प्रोडक्शन वाले या एक्सेसिव प्रोलैक्टिन वाले मरीज में अगर हम ब्रोमोक्रिप्टिन नाम की दवाई देते हैं, यह दवाई जाकर ब्रेन में डोपामिन की मात्रा को बढ़ा देता है। अब डोपामिन किसकी तरह काम करता है? चाहे उसे डोपामिन कहें या उसी को हम क्या बोल सकते हैं, उसी को हम प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन भी बोल सकते हैं। तो अगर डोपामिन का लेवल बढ़ा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि PIH का लेवल बढ़ा। PIH मतलब प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। तो अब तो तथ्य क्लियर हो गया होगा कि अगर प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन बढ़ा तो ये जाकर क्या करेगा? ये जाकर उस प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कर देगा, और प्रोलैक्टिन अगर इनहिबिट हो जाएगा तो हार्मोन के प्रोडक्शन की दर में थोड़ी कमी आने वाली है और मिल्क प्रोडक्शन वापस नॉर्मल की तरफ आने वाला है। क्लियर? तो ये था हमारा मेडिकल मैनेजमेंट के तौर पर ड्रग ऑफ चॉइस जरूर याद रखें, उसका मैकेनिज्म याद रखें। ब्रोमोक्रिप्टिन नाम की दवाई डोपामिन के लेवल को बढ़ाता है, और डोपामिन जो है वह प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन की तरह काम करता है, और प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन की तरह काम करेगा तो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करके मिल्क प्रोडक्शन की मात्रा को कम करवाने वाला है। क्लियर? अब बात करते हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन तो ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर अदर चॉइसेस की बात करें कि मीन्स अन्य दवाइयाँ क्या हो सकती हैं ब्रोमोक्रिप्टिन के अलावा, तो अन्य दवाइयों के तौर पर हम कैबरगोलिन भी काम में ले सकते हैं। क्लियर? अब कैबरगोलिन क्या है वो भी समझें। कैबरगोलिन भी अपने आप में एक प्रकार की डोपामिन एगोनिस्ट दवाई है। यह भी ब्रेन में जाकर डोपामिन के लेवल को बढ़ाती है, जिससे कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन का फंक्शन होता है और प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है। दवाइयाँ दोनों सेम ही तरह से काम करती हैं, लेकिन जो बेस्ट रिजल्ट है, सबसे ज़्यादा उचित रिजल्ट जो है वह ब्रोमोक्रिप्टिन के साथ में देखे गए हैं, इसलिए ब्रोमोक्रिप्टिन को हम ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर जानते हैं।
क्लियर। तो यहां मेडिकल मैनेजमेंट सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। सर्जिकल मैनेजमेंट एक ही तरीके का हो सकता है कि अगर एडिनोमा बना है, अगर अत्यधिक हार्मोन सिक्रीट करने वाला ट्यूमर है, तो हमें उसे रिमूव करना होगा, और रिमूव करने के ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, उसे हम हाइपोफाइसेक्टमी प्रोसीजर के नाम से जानते हैं। और हाइपोफाइसेक्टमी क्या है वो हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। हाइपोफाइसेक्टमी मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि को कट करके रिमूव कर देना, उसे हम हाइपोफाइसेक्टमी बोलते हैं। तो यहां सर्जिकल मैनेजमेंट के तौर पर हम हाइपोफाइसेक्टमी करवाएंगे, पिट्यूटरी को निकाल देंगे जिससे कि अत्यधिक मात्रा में प्रोलैक्टिन ना बन पाए। तो ये हो गया हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। यहां उस तथ्य को वापस से रिकॉल कर लें कि हाइपोफाइसेक्टमी ऑपरेशन करने के कितने तरीके हो सकते हैं। जो हमने पहले पढ़े थे वही 2 तरीके यहां भी काम में ले सकते हैं, या तो क्रेनियोटॉमी के माध्यम से पिट्यूटरी को निकाला जाए, या फिर ट्रांसनेजल प्रक्रिया से नाक के माध्यम से एंटर करते हुए पिट्यूटरी ग्रंथि को निकाला जाए, जिसे हम ट्रांसनेजल हाइपोफाइसेक्टमी या उसी को हम ट्रांसस्फेनोइडल हाइपोफाइसेक्टमी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। तो ये हो गया हमारा मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। तो ये थी हमारी बीमारी हाइपर सिक्रीशन ऑफ द प्रोलैक्टिन। अब हम जिक्र करने वाले हैं प्रोलैक्टिन के संदर्भ में दूसरी बीमारी के बारे में, और दूसरी बीमारी होती है दैट इज हाइपोसिक्रीशन ऑफ द प्रोलैक्टिन। क्लियर। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था 2 प्रकार की बीमारियां होती हैं, पहली हाइपर सिक्रीशन और दूसरी हाइपोसिक्रीशन। तो हाइपर के बारे में हमने पढ़ा, हाइपर में हमने मेल्स के अंदर भी प्रभाव पड़ा, फीमेल के अंदर भी पड़ा, दोनों के अंदर 2-2 सिम्टम थे। मेल के अंदर गायनेकोमेस्टिया एंड द इंपॉर्टेंस, और फीमेल के अंदर गैलेक्टोरिया मींस एक्सेसिव ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, और साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। अब बात करते हैं हाइपोसिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। नाम से ही क्लियर है, हम यहां एक ऐसी बीमारी का जिक्र करने वाले हैं जिसके अंदर क्या होने वाला है, जिसके अंदर डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोलैक्टिन होने वाला है। मींस अगर प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन नॉर्मल से कम हो जाए तो उसे हम हाइपोसिक्रीशन वाली बीमारी बोलने वाले हैं। अब यहां हम हाइपोसिक्रीशन के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं ईटियोलॉजी, मींस क्या कारण रहे होंगे, क्या वजह है कि किसी व्यक्ति में प्रोलैक्टिन नॉर्मल से कम बनने लग गया, उन कारणों का हम जिक्र करने वाले हैं। जैसा कि हम शुरुआत में बता चुके थे कि हार्मोन के, किसी भी हार्मोन के ज्यादा होने का भी सेम ही वजह लगभग देखने को मिलती है कि हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर एडिनोमा वजह होता है, और वैसे ही किसी हार्मोन के कम होने का भी सेम ही कारण चलते हैं। सेम कारण कौन कौन से, तो यहां हम कारणों का जिक्र करें तो पहला तो हो सकता है ट्रॉमा, कि अगर पिट्यूटरी में चोट लगी है, अगर खोपड़ी में चोट लगी है, तो हो सकता है पिट्यूटरी क्षतिग्रस्त हो गई हो और पर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स का निर्माण नहीं हो पा रहा हो। दूसरा कारण हो सकता है कि पेशेंट के अंदर हाइपोफाइसेक्टमी करवा दिया गया है। हाइपोफाइसेक्टमी मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि को ही किसी कारणवश काट के बाहर निकाल दिया गया है, तो यह भी एक वजह हो सकता है उसमें हार्मोन के कम होने का। तीसरा कारण हो सकता है सप्रेसिंग ट्यूमर। ध्यान दें, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ट्यूमर स्टिमुलेटिंग भी हो सकता है, सप्रेसिंग भी हो सकता है। अगर स्टिमुलेटिंग प्रवृत्ति का ट्यूमर हुआ तो हार्मोन्स के सिक्रीशन को बढ़ावा देगा, जबकि सप्रेसिंग प्रकार का अगर ट्यूमर है तो वह हार्मोन के प्रोडक्शन को कम कर देगा। और अगर हम चौथे रीजन की बात करें तो चौथा रीजन हो सकता है रेडिएशन एक्सपोजर। रेडिएशन एक्सपोजर मीन्स अगर रेडिएशन थेरेपी दी गई हो किसी ब्रेन ट्यूमर की वजह से, और वह अगर हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि को भी नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसी स्थिति में हार्मोन के प्रोडक्शन के दर में कमी आ सकती है और मरीज हाइपोसिक्रीशन वाली बीमारी से ग्रसित हो सकता है। अब आगे हम बढ़ते हैं। ईटियोलॉजी आपको ऐसे ही सेम पॉइंट याद रखने हैं जो हमने ग्रोथ हार्मोन के संदर्भ में भी जिक्र किया था। अब आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे कि इस पेशेंट के अंदर असेसमेंट फाइंडिंग्स क्या आने वाले हैं, मीन्स इसमें क्या लक्षण दिखाई देंगे अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाएगी तो। अब लक्षणों की बात करें तो लक्षण भी मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग देखने को मिलेंगे। पहला हम बात करते हैं इन मेल्स। मेल के अंदर अगर हम लक्षणों की बात करें तो मेल के अंदर आपको ध्यान ये देना है
कि प्रोलैक्टिन का मेल के अंदर महत्व क्या था। क्या प्रोलैक्टिन हार्मोन मेल के अंदर किसी महत्वपूर्ण काम को करवाने के लिए जिम्मेदार था? क्या उसका होना आवश्यक था शरीर मेल के नॉर्मल शारीरिक गतिविधियों के लिए? तो हमने पढ़ा ही था कि प्रोलैक्टिन का मेल के अंदर ऐसा कोई विशेष जरूरी काम नहीं है। तो फिर अगर प्रोलैक्टिन होता तब भी कोई जरूरी काम नहीं करवाता था, तो प्रोलैक्टिन कम भी होगा तो क्या कोई नुकसान होने वाला है? कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो मेल के अंदर अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा नॉर्मल से कम हो जाए तो कोई विशेष इफेक्ट या कोई विशेष सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं। तो पहला तो हमने लिख दिया कि मेल के अंदर तो कोई विशेष सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं कि अगर यही प्रोलैक्टिन हार्मोन फीमेल्स के अंदर कम हो जाए तब क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो फीमेल्स के अंदर जरूर इसका इन्फ्लुएंस दिखाई देगा। क्या फीमेल्स के अंदर प्रोलैक्टिन का होना जरूरी था? तो बिल्कुल जरूरी था। फीमेल्स के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर जाकर मिल्क प्रोडक्शन करवा रहा था। अब अगर इस फीमेल के अंदर हार्मोन नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में सिम्टम के तौर पर दिखाई देगा, दैट इज लैक्टेशनल फेलियर्स। क्या दिखाई देने वाला है? लैक्टेशनल फेलियर दिखाई देगा। लैक्टेशनल फेलियर से तात्पर्य यह है कि उस फीमेल के अंदर अब ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन के लिए हार्मोन का होना जरूरी था, और अगर प्रोलैक्टिन की मात्रा कम है तो लैक्टेशनल फेलियर, ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में कमी आने वाली है। तो ये तो हो गए हमारे हाइपोसिक्रीशन वाले के लक्षण। ध्यान रखें, हमने लक्षण जो लिखे थे वो किस बीमारी के लक्षण थे? यह लक्षण हमने डिस्कस किए हैं जिसके अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल नॉर्मल की तुलना में डिक्रीज्ड होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर किसी फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल कम है और लैक्टेशनल फेलियर हो गया है तो ऐसी स्थिति में हम क्या मैनेजमेंट करेंगे, इस बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। तो मैनेजमेंट के तौर पर हम कुछ दवाइयाँ काम में लेते हैं जो कि मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देती हैं, और ऐसी दवाइयों का एग्जाम्पल होता है दैट इज मेटोक्लोपेरामाइड। दवाई का नाम सभी ने सुना होगा। मेटोक्लोपेरामाइड नहीं भी सुना हो तो आपने रेगलान का नाम जरूर सुना होगा। क्लियर? रेगलान जो टैबलेट और इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होता है, रेगलान, जिसे आप एंटी एमेटिक के तौर पर वॉमिटिंग रोकने के लिए काम में लेते हैं। यह रेगलान दवाई जो है वॉमिटिंग रोकने में तो काम आती ही आती है, लेकिन साथ ही साथ इसका यह भी प्रभाव देखा गया है कि यह फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है। इसलिए अगर किसी फीमेल के अंदर ब्रेस्ट मिल्क कम बन पा रहा है या कम प्रोड्यूस हो पा रहा है तो इसमें हम मेटोक्लोपेरामाइड दवाई जरूर देते हैं, जिसे हम रेगलान, इट इज ए ब्रांड नेम। क्लियर? रेगलान ब्रांड का नाम है, उसमें केमिकल कंटेंट दवाई जो होती है वो होती है मेटोक्लोपेरामाइड। क्लियर? अन्य दवाइयों के तौर पर हम सल्फ्यूराइड काम में ले सकते हैं। सल्फ्यूराइड भी ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने वाली दवाई होती है। तो या तो हम मेटोक्लोपेरामाइड काम में लेंगे या सल्फ्यूराइड काम में लेंगे। और इसके अलावा अगर हार्मोन में कमी है और कंप्लीट इलाज देना चाहें तो हम HRT का इस्तेमाल कर सकते हैं। HRT का तात्पर्य होता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जैसा कि हमने ग्रोथ हार्मोन के संदर्भ में भी पढ़ा था कि अगर हार्मोन की कमी हो जाए तो हमें बाहर से रेडीमेड हार्मोन रिप्लेस करना होगा, जिसे हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के नाम से जानते हैं। तो यहां पर भी हमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देना पड़ सकता है अगर प्रोलैक्टिन की मात्रा कम है, और अगर हम विशेष तौर पर चाहते हैं कि जो मिल्क प्रोडक्शन में कमी है उसको बढ़ावा दिया जाए, फीमेल में मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाया जाए, तो इसके लिए हम ये दो दवाइयां काम में ले सकते हैं। पहला मेटोक्लोपेरामाइड और दूसरा सल्फ्यूराइड। और इसके अलावा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी तो हमारे पास ऑप्शन होने ही वाला है। तो HRT भी दे सकते हैं या इन दवाइयों के माध्यम से ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा हार्मोन भी पूरा हो चुका है। हमने पहले ग्रोथ हार्मोन के केस में फंक्शंस पढ़े और फिर उसके डिसऑर्डर्स का जिक्र किया। यहां पर हमने प्रोलैक्टिन के केस में भी सेम, हमने पहले फंक्शंस डिस्कस किए और फिर उसका डिसऑर्डर पढ़ा। फंक्शन और डिसऑर्डर बहुत ही सिंपल था, हम पहले डिस्कस किए हैं। एक बार वापस स्लाइड्स आपको दिखा देते हैं।
हमने पढ़ना शुरू किया था प्रोलैक्टिन के बारे में, गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन जिसे हम लैक्टोजेनिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। फंक्शंस हमने पढ़े थे, मेल के अंदर कोई विशेष फंक्शन नहीं होता है, फीमेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड पर इसका इन्फ्लुएंस था और मेमोरी ग्लैंड पर क्या प्रभाव था कि यह मिल्क प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार था। फिर हमने पढ़ा डिसऑर्डर के बारे में। डिसऑर्डर हमेशा प्रत्येक ग्रंथि या प्रत्येक हार्मोन की दो बीमारियां होंगी, या तो हाइपर सिक्रीशन या फिर हाइपो सिक्रीशन। पहले हमने डिस्कस किया हाइपर सिक्रीशन के बारे में, कारण हमेशा यही रहने वाला है हाइपर के लिए कि एडिनोमा हो गया है, हार्मोन सिक्रीटिंग ट्यूमर हो गया है जो एक्सेसिव मात्रा में हार्मोन बना रहा है। फिर हमने पढ़ा कि इसका सिम्टम क्या होंगे, मेल के अंदर भी दो सिम्टम और फीमेल के अंदर भी दो सिम्टम। मेल में पहला गायनेकोमेस्ट्रिया और दूसरा इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। दूसरा हमने पढ़ा फीमेल्स में अंदर प्रभाव, पहला होता है गैलेक्टोरिया, और गैलेक्टोरिया का तात्पर्य नहीं याद रहा हो तो समझ लें, गैलेक्टोरिया का मतलब होता है एक्सेसिव ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन। क्लियर? तो गैलेक्टोरिया होता है मींस एक्सेसिव ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन होता है, और दूसरा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज देखने को मिलेगा। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज का लॉजिक हमने डिस्कस किया था कि जब भी प्रोलैक्टिन बढ़ता है तो जीएनआरएच कम होता है, और जीएनआरएच अगर कम होगा तो एफएसएच और एलएच की मात्रा कम बन पाएगी। फिर हमने आगे पढ़ा कि ऐसी स्थिति में मैनेजमेंट क्या किया जाए कि अगर मिल्क बहुत ज़्यादा बन रहा है इसका इलाज क्या हो सकता है। तो मेडिकल और सर्जिकल दोनों मैनेजमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं। मेडिकल मैनेजमेंट के तौर पर हमने ड्रग ऑफ चॉइस माना था ब्रोमोक्रिप्टिन को। ब्रोमोक्रिप्टिन का मैकेनिज्म भी हमने डिस्कस किया था कि यह डोपामीन के लेवल को बढ़ाता है, और अगर डोपामीन का लेवल बढ़ता है तो डोपामीन किसकी तरह काम करता है, यह प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन की तरह काम करता है और प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कर देता है। अन्य दवाइयों के तौर पर हम कैबरगोलिन नाम की दवाई काम में ले सकते हैं, और सर्जिकल मैनेजमेंट का हमने जिक्र करते हुए लिखा था कि सर्जिकल मैनेजमेंट के तौर पर हम हाइपोफाइसेक्टमी नाम का ऑपरेशन करवा सकते हैं। फिर हमने अन्य बीमारी, दूसरी बीमारी पढ़ी हमने कि प्रोलैक्टिन का हाइपोसिक्रीशन होना, कम मात्रा में रिलीज होना, और कम मात्रा में रिलीज होने के लिए ईटियोलॉजी के तौर पर हमने ये 4 महत्वपूर्ण कारण पढ़े हैं। इनके 4 कारणों के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और अभी भी हमने डिस्कस किया था कि इन कारणों की वजह से हार्मोन कम हो सकता है। फिर हमने पढ़ा था कि प्रोलैक्टिन के कम हो जाने पर मेल में और फीमेल के अंदर क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो मेल के अंदर तो हार्मोन की कमी से कोई विशेष नुकसान नहीं रहता है, और फीमेल के अंदर जो है वह लैक्टेशनल फेलियर देखने को मिल सकता है। क्लियर? इलाज के तौर पर हमने कहा कि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या तो हम मेटोक्लोप्रामाइड या सल्फ्यूराइड जैसी दवाइयाँ काम में लेते हैं, और साथ ही साथ हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने 2 हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, हम तीसरे हार्मोन का जिक्र करते हैं, और हमारे तीसरे हार्मोन का नाम था दैट इज द टीएसएच। क्लियर? अब टीएसएच का मतलब समझें। टीएसएच का तात्पर्य होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? ये कहां से निकलता है? यह एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। यह एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला टीएसएच जो होता है, इसका फंक्शन समझें, यह पहुंचेगा हमारी थायराइड ग्रंथि के पास में, और हमारी थायराइड ग्रंथि से T3 और T4 हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़वाना, ये हमारे टीएसएच हार्मोन का फंक्शन होने वाला है। तो टीएसएच के संदर्भ में आपको इतना ही याद रखना है कि टीएसएच जो होता है यह निकलता तो है हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी से, यह थायराइड ग्रंथि को जाकर स्टिमुलेट करता है, और थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करके यह T3 और T4 के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है। क्लियर? अब ध्यान दें, इसके संदर्भ में डिसऑर्डर क्या हो सकते हैं। अगर मैं कहूं कि टीएसएच की मात्रा का हाइपर सिक्रीशन हो जाना, मीन्स टीएसएच का बहुत ज्यादा बनना क्या करवा सकता है, तो आपका सीधा आंसर होगा कि सर अगर टीएसएच ज्यादा होगा तो थायराइड ज्यादा स्टिमुलेट होगी, और थायराइड अगर ज्यादा स्टिमुलेट होगी तो फिर T3 और T4 की मात्रा भी कैसी जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसे हम हाइपर थायराइडिज्म के नाम से जानते हैं। मीन्स थायराइड के हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाना, उसे हम हाइपर थायराइडिज्म बोलते हैं। वहीं मैं आपसे कहूं कि अगर टीएसएच की मात्रा नॉर्मल से बहुत कम हो जाए तो क्या थायराइड स्टिमुलेट हो पाएगी?
थायराइड स्टिमुलेट नहीं हो पाएगी। अगर थायराइड स्टिमुलेट नहीं हो पाएगी तो क्या T3 और T4 की मात्रा नॉर्मल बन पाएगी? तो नहीं बन पाएगी। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं। अब ये दोनों बीमारियां जो हैं थायराइड से संबंधित हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब बहुत ज्यादा T3 T4 का बनना और हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब बहुत कम T3 T4 का बनना। ये दोनों ही बीमारियां हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उसे यहां पर जिक्र न करते हुए जब हम पार्टिकुलरली थायराइड ग्रंथि को डिस्कस कर रहे होंगे तब हम डिटेल में वो बीमारियां पढ़ेंगे कि ज्यादा हो जाने पर क्या होने वाला है और कम हो जाने पर क्या लक्षण दिखाई देने वाले। तो यहां पिट्यूटरी के अंदर इतना ही याद रखें कि पिट्यूटरी के अंदर अगर TSH रिलीज होता है तो वह थायराइड को जाकर स्टिमुलेट करता है और उससे T3 और T4 का निर्माण करवाता है। डिसऑर्डर पूरा का पूरा जब हम थायराइड ग्रंथि डिस्कस कर रहे होंगे वहां हम पूरा विस्तार में पढ़ेंगे जब हम थायराइड की नॉर्मल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और नॉर्मल फंक्शन समझ चुके होंगे। तो यहां पर केवल TSH का फंक्शन याद रखें कि यह थायराइड को स्टिमुलेट करता है और T3 T4 बनवाता है। आगे बढ़ते हैं, हम एंटीरियर पिट्यूटरी के अगले हार्मोन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पिट्यूटरी के अगले हार्मोन का नाम है ACTH। ACTH का मतलब होता है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ACTH जो है यह एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और इसका फंक्शन होता है कि यह जाकर हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है। जैसे TSH जाकर थायराइड पर काम कर रहा था, वैसे ही हमारा ACTH जाकर एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है और एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करके उससे स्टेरॉइड्स हार्मोन के निर्माण को बढ़ावा देता है। स्टेरॉइड हार्मोन्स से क्या तात्पर्य है? स्टेरॉइड्स हार्मोन से तात्पर्य है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जो हम पहले शुरुआत में हार्मोन्स के क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके थे, जो हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से इन हार्मोन्स को बनवाना ये जिम्मेदारी होती है हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि से आने वाले ACTH नाम के हार्मोन का। तो ध्यान रखना है कि ACTH कहां से निकलता है, तो यह एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और यह एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलकर आता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास में और एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्टेरॉइड हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है। अब इसका डिसऑर्डर भी सेम तरह से समझना होगा। अगर मैं कह दूं कि ACTH का लेवल बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपका जवाब होगा कि बीमारी क्या होगी? तो बीमारी यही होने वाली है कि सर ACTH का लेवल ज्यादा है तो एड्रिनल कॉर्टेक्स बहुत ज्यादा स्टिमुलेट होगी। एड्रिनल कॉर्टेक्स बहुत ज्यादा स्टिमुलेट होगी तो हार्मोन का प्रोडक्शन भी कैसा हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? स्टेरॉइड का बहुत ज्यादा मात्रा में बनना उसे हम कुशिंग सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। क्लियर? दूसरी तरफ बढ़ते हैं। कुशिंग सिंड्रोम नाम लिया है, डिटेल आगे जरूर आएगा, पहले आराम से बातों को समझें। अगर मैं दूसरी तरफ कहूं कि ACTH का लेवल बहुत कम हो गया है तो उससे क्या होगा? उससे एड्रिनल कॉर्टेक्स भी बहुत कम स्टिमुलेट होगी और एड्रिनल कॉर्टेक्स अगर कम स्टिमुलेट होगी तो उससे स्टेरॉइड का प्रोडक्शन भी बहुत कम हो जाएगा और अगर स्टेरॉइड का प्रोडक्शन कम हो जाए तो उसे हम एडिसन्स डिजीज के नाम से जानते हैं। अब एडिसन्स डिजीज और कुशिंग्स डिजीज या कुशिंग सिंड्रोम जो है ये सब कुछ हमारा आगे इस टॉपिक के अंतर्गत आएगा जब हम एड्रिनल ग्रंथि को विस्तार से पढ़ रहे होंगे। तो एड्रिनल ग्रंथि के डिसऑर्डर में आएगा कि एड्रिनल ग्रंथि के ज्यादा काम करने से कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है और एड्रिनल ग्रंथि के कम काम करने से एडिसन्स डिजीज हो सकती है। तो ये भी हम एड्रिनल ग्रंथि के साथ में डिस्कस करेंगे। अभी पिट्यूटरी के हार्मोन के अंतर्गत केवल इस प्रक्रिया को याद रखें कि पिट्यूटरी ने ACTH बनाया, ACTH जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स, स्टेरॉइड हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देगा। क्लियर? बीमारियां जो हैं वह एड्रिनल ग्रंथि के साथ में आने वाली है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी का चौथा हार्मोन। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के पांचवें हार्मोन के बारे में और हमारा पांचवा हार्मोन होता है FSH। फुल फॉर्म सभी को पता ही होगी। FSH की फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये FSH जो है वह केवल फीमेल्स में ही होता है या मेल के अंदर भी होता है? तो जवाब यह है
कि FSH मेल और फीमेल दोनों के अंदर पाया जाता है और दोनों के अंदर इसका विशेष फंक्शन होने वाला है। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि FSH जो होता है उसका फीमेल्स के अंदर फंक्शन क्या होता है। फीमेल के अंदर फंक्शन यह है कि FSH जो होता है यह मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए जिम्मेदार होने वाला है? मैच्योरेशन ऑफ द फॉलिकल्स। यह रप्चर ऑफ फॉलिकल नहीं करवाता है। आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में जरूर पढ़ा होगा कि रप्चर ऑफ फॉलिकल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन होता है जिसे हम LH के नाम से जानते हैं। यहां पर FSH जो होता है वह फीमेल्स के अंदर मैच्योरेशन ऑफ द फॉलिकल्स का काम करवाने वाला है। वहीं अगर हम कहें कि यह हार्मोन मेल्स में भी होता है और मेल के अंदर यह क्या काम करने वाला है, तो मेल के अंदर यह स्पर्म फॉर्मेशन का काम करता है। क्लियर? तो मेल के अंदर फंक्शन होता है कि टेस्टिस के अंदर जाकर स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया को बढ़ावा देना। लेकिन यहां पर एक बात और ऐड करनी होगी। एक बात ऐड ये करनी है कि मेल के अंदर जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया है उसके अंदर FSH का योगदान जरूर है, लेकिन यह स्पर्म फॉर्मेशन का काम जो है FSH करवाने वाला है विद द हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरोन। किसकी मदद से करवाने वाला है? टेस्टोस्टेरोन की मदद से। इसका तात्पर्य यह है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टेस्टिस के अंदर सामान्य तरीके से स्पर्म का निर्माण होने के लिए कितने हार्मोन जरूरी हैं, तो क्या केवल एक हार्मोन जरूरी होगा? बिल्कुल नहीं, 2 हार्मोन बहुत जरूरी हैं। अगर टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होना है तो पहला तो FSH का होना जरूरी है, क्योंकि प्रक्रिया शुरू यही करवाने वाला है। लेकिन साथ ही साथ में अकेला FSH भी स्पर्म को ठीक से नहीं बनवा पाता है, उसे मदद की आवश्यकता होती है। और मदद किससे मिलने वाली है? वह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से मदद मिलने वाली है। मींस स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 2 हार्मोन चाहिए, एक तो FSH का योगदान है और दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का योगदान है। क्लियर? तो याद रखें कि FSH मेल में क्या करता है, तो मेल के अंदर FSH टेस्टोस्टेरोन की मदद लेकर स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया को पूरा करवाता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे अगले हार्मोन के बारे में। हमारा अगला हार्मोन होता है LH, जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है कि क्या FSH मेल और फीमेल दोनों में था, तो क्या LH भी मेल और फीमेल दोनों में होता है? तो जवाब होगा कि बिल्कुल LH भी मेल और फीमेल दोनों में होता है। हम दोनों के अंदर दिखाई देने वाले फंक्शन का जिक्र करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं कि फीमेल्स के अंदर यह LH हार्मोन क्या करता है। फुल फॉर्म सभी को पता होगी, LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब बात करते हैं कि फीमेल्स के अंदर क्या फंक्शन करवाता है हमारा LH हार्मोन, तो आंसर होगा इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रप्चर ऑफ फॉलिकल्स। यह रेस्पॉन्सिबल होता है रप्चर ऑफ फॉलिकल्स के लिए, और रप्चर ऑफ फॉलिकल्स करवाकर यह कौन सी प्रक्रिया को अंजाम देने वाला है? यह ओव्यूलेशन करवाने वाला है। तो फीमेल्स के अंदर जो LH हार्मोन होता है वह रप्चर ऑफ फॉलिकल्स करवाकर ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को करवाता है। अब हम बात करेंगे मेल के अंदर इसका क्या फंक्शन होगा। तो इन मेल्स अगर देखा जाए तो मेल के अंदर इस हार्मोन को एक अन्य नाम से जानते हैं। ध्यान दें, मेल के अंदर LH तो होता है, लेकिन LH को एक अलग नामकरण दिया गया है, एक दूसरा नाम रख दिया है इसी हार्मोन का जब वो मेल में रिलीज होता है। और मेल में रिलीज होने पर इसका नाम रखा गया है, इसे हम ICSH के नाम से जानते हैं। क्या नाम रखा गया है इसका? इसे हम ICSH के नाम से जानते हैं। फुल फॉर्म समझें, ICSH का मतलब होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फुल फॉर्म सभी को समझ में आ गई होगी। ICSH की फुल फॉर्म ने लिखी है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको हमने
LH के अन्य नाम के तौर पर लिखा है। इसका नाम ये रखने की वजह क्या है वो समझें। वजह ये है कि मेल्स के अंदर जब देखा जाए कि मेल के अंदर ये LH हार्मोन जो होता है वह एक प्रकार की इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता है और वह इंटरस्टिशियल सेल्स का नाम होता है लेडिक सेल्स। कौन सी सेल्स होती हैं? लेडिक सेल्स। इन लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है और स्टिमुलेट करके इन सेल्स से टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनवाता है। पूरी घटना को सुने, वापस से बोल रहा हूं। मेल के अंदर जब LH हार्मोन रिलीज हुआ तो इस LH हार्मोन को हमने ICSH का नाम दे दिया। ICSH का मतलब होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहां इंटरस्टिशियल सेल किसे कहा गया है? यहां इंटरस्टिशियल सेल कहा गया है लेडिक सेल्स को। क्लियर? अब ये LH हार्मोन जिसे ICSH कहा था, यह टेस्टिस के अंदर पाई जाने वाली लेडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा और इन लेडिक सेल से यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देगा। मतलब LH होगा तो टेस्टोस्टेरोन बनेगा। कैसे? LH जाएगा टेस्टिस के पास, टेस्टिस में जाकर एक इंटरस्टिशियल प्रकार की कोशिकाएं, उन कोशिकाओं का नाम होता है लेडिक सेल, इन्हें जाकर स्टिमुलेट करेगा और उनसे टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करवाएगा। अब सोचें कि ये टेस्टोस्टेरोन कहां जाएगा? ये टेस्टोस्टेरोन जो LH ने बनवाया है, अब ये मदद करने वाला है FSH की। किसमें मदद करेगा? स्पर्म निर्माण की प्रक्रिया में मदद करने वाला है। क्लियर? इसका मतलब स्पर्म को बनाने में FSH का रोल है या LH का? तो जवाब होना चाहिए दोनों का रोल है। दोनों का कैसे? FSH तो गया खुद स्पर्म फॉर्मेशन को काम को शुरू करवाने में, और LH ने क्या किया? LH गया लेडिक सेल के पास में, उनसे बनवाया टेस्टोस्टेरोन और अब टेस्टोस्टेरोन को भेजा है स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया को पूरा करवाने में। मीन्स दोनों का ही अपना योगदान है। एक खुद काम करता है, दूसरा LH टेस्टोस्टेरोन को बनवाकर उसे स्पर्म फॉर्मेशन के लिए भेजने वाला है। तो ये फंक्शन हो गया मेल और फीमेल के अंदर FSH और LH हार्मोन के। इसके संदर्भ में डिसऑर्डर हम विशेष डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इतना ही समझने योग्य बात है कि FSH और LH मेल और फीमेल दोनों के अंदर ही रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, मींस सेक्सुअल फंक्शनिंग के लिए जिम्मेदार हैं। एक जहां ओवुलेशन के लिए जिम्मेदार है, वहीं दूसरी तरफ मेल में स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। तो अगर इन FSH और LH में कोई भी डिस्टरबेंस आएगा तो उसका प्रभाव यह दिखाई देगा कि इससे सेक्सुअल फंक्शनिंग डिस्टर्ब होने वाला है। तो डिसऑर्डर के तौर पर इतना याद रखें, इफ द level of FSH and LH becomes disturbed, it will cause sexual functioning disturbances. क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। इन LH नाम के छठे हार्मोन के बाद में हम सातवें और आखिरी हार्मोन की तरफ बढ़ने वाले हैं। 6 कौन कौन से पढ़े वो सुन लें। पहला हमने पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन, दूसरा प्रोलैक्टिन, तीसरा TSH, चौथा ACTH, पांचवा FSH और छठा LH। अब सातवें और आखिरी हार्मोन के बारे में बात करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी का आखिरी हार्मोन होता है MSH, और MSH का मतलब होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमने हाइपोथैलेमस के अंतर्गत भी लिखा था, तो स्लाइटली मात्रा, कुछ मात्रा हाइपोथैलेमस के अंदर भी बनती है और कुछ मात्रा जो है हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा भी रिलीज होती है। अब बात करेंगे कि MSH क्या फंक्शन दिखाता है। MSH का फंक्शन बहुत सिंपल सा है। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है यह टारगेट साइट के ऊपर पहुंचेगा और इसकी टारगेट साइट होती है स्किन। ये स्किन के पास पहुंचेगा और स्किन के अंदर जाकर एक मेलेनोसाइट्स नाम की कोशिकाओं को स्टिमुलेट करेगा। कौन सी कोशिकाओं को? स्किन के अंदर पाई जाने वाली मेलेनोसाइट्स नाम की कोशिकाओं को स्टिमुलेट करेगा। और इसको याद रखने के लिए आप हार्मोन की फुल फॉर्म को भी याद रखें। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारी फुल फॉर्म थी।
क्लियर। MSH का मतलब ही था मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन जाएगा स्किन के पास में, स्किन के अंदर पाई जाने वाली मेलेनोसाइट्स कोशिकाओं को स्टिमुलेट करेगा और मेलेनोसाइट कोशिकाओं को स्टिमुलेट करके उनके द्वारा मेलेनिन हार्मोन के प्रोडक्शन को, मेलेनिन पिगमेंट के प्रोडक्शन को बढ़ावा देगा। किसके प्रोडक्शन को? मेलेनिन। ध्यान दें, मेलेनिन हार्मोन नहीं है, MSH हार्मोन है। ये हार्मोन स्किन के पास गया, उसके अंदर पाई जाने वाली मेलेनोसाइट्स नाम की सेल को स्टिमुलेट किया और उनसे मेलेनिन नाम का पिगमेंट, मेलेनिन नाम का पदार्थ बनवाया। और ये मेलेनिन क्या करेगा? ये मेलेनिन स्किन में जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा डार्कनिंग ऑफ द स्किन देखने को मिलने वाला। क्या देखने को मिलेगा? डार्कनिंग ऑफ द स्किन। मतलब किसी व्यक्ति के स्किन का रंग कितना ज्यादा काला है ये डिपेंड करता है कि उसमें कितना ज्यादा मेलेनिन का प्रोडक्शन हो रहा है। जितना ज्यादा मेलेनिन का प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा डार्कनिंग ऑफ द स्किन दिखेगा, और जितना कम मेलेनिन होगा उतना स्किन का कलर फेयर होगा, उतना स्किन का कलर गोरा होने वाला है। क्लियर। अब बात करते हैं इसके डिसऑर्डर्स का जिक्र करेंगे, लेकिन डिसऑर्डर्स को समझने से पहले एक तथ्य ध्यान देना होगा कि ये जो मेलेनिन के प्रोडक्शन की घटना है यह एनवायरमेंटल एक्सपोजर पे भी डिपेंड करता है। एनवायरमेंटल एक्सपोजर से तात्पर्य है कि यह वातावरण कैसा है, व्यक्ति कौन से एनवायरमेंट में बाहर जा रहा है, घूम रहा है, उसके ऊपर भी यहां मेलेनिन प्रोडक्शन की दर डिपेंड करती है। वो कैसे? इस बात को समझें कि इन केस ऑफ द ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट से तात्पर्य है कि अगर हम सनलाइट से एक्सपोजर में आते हैं, क्लियर। ब्राइट लाइट मतलब तेज रोशनी या सूर्य की किरणों, सनलाइट के एक्सपोजर में आते हैं, तो ऐसी स्थिति में मेलेनिन का प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है। क्लियर। हमारे मेलेनिन का प्रोडक्शन हमारे पिट्यूटरी से आने वाले MSH पर तो डिपेंड करता ही है कि जितना ज्यादा MSH आएगा उतना अधिक मेलेनिन का प्रोडक्शन होगा, लेकिन यह हमारे एनवायरमेंटल एक्सपोजर पर भी डिपेंड करता है कि अगर हम सनलाइट से एक्सपोजर में आते हैं तो हमारा मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और वहीं अगर हम कहें कि हम डिम लाइट से एक्सपोजर में आते हैं, और डिम लाइट से तात्पर्य यह है कि अगर हम कम रोशनी वाली जगह पर, तात्पर्य है कि हम छाया वाली जगह पर बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे मेलेनिन के प्रोडक्शन की दर में थोड़ी कमी आ जाती है। क्लियर। इसको इस तथ्य से समझें कि आपने ये तो सुना ही होगा कि कोई व्यक्ति जितना ज्यादा बाहर धूप में घूमेगा, जितना अधिक सनलाइट एक्सपोजर में होगा, उतना ज्यादा उसका स्किन का कलर काला हो जाएगा, स्किन का कलर डार्क हो जाएगा। ऐसा क्यों बोलते हैं उसका लॉजिक यहां पर आज क्लियर करें कि अगर व्यक्ति ज्यादा सनलाइट एक्सपोजर में रहेगा तो उसमें मेलेनिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और अभी ही हमने डिस्कस किया था कि मेलेनिन ज्यादा होने पर क्या होता है? डार्कनिंग ऑफ द स्किन देखने को मिलता है। तो इसलिए ज्यादा सनलाइट एक्सपोजर में हमें डार्कनिंग ऑफ द स्किन देखने को मिलने वाला है। क्लियर। अब बात करते हैं डिम लाइट। अगर कोई व्यक्ति जो कि पूरे दिन एसी वाले कमरे में बैठा हुआ है, बाहर धूप में कोई काम ही नहीं है, केवल ऑफिस वर्क करता है, उस व्यक्ति का स्किन कलर थोड़ा हल्का फेयर देखने को मिलता है, थोड़ा गोरा देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सनलाइट एक्सपोजर कम रहने की स्थिति में मेलेनिन का प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है, तो स्किन की डार्कनेस ज्यादा नहीं रहती है, स्किन कलर थोड़ा फेयर देखने को मिलता है। क्लियर। इसी तथ्य को लेकर भारतीय सिनेमा जगत में आपने एक गाना भी सुना होगा। गाना यह है कि धूप में निकला न करो रूप की रानी, और आगे तो आपको पता ही होगा। तो यहां पर उस गाने से तात्पर्य यह है कि धूप में निकलने से मेलेनिन के प्रोडक्शन की दर बढ़ जाती है, और जिससे हमारे स्किन का कलर जो है वह डार्क होने लगता है। तो उस संगीत के माध्यम से भी आप तथ्य को याद रखें। अब बात करते हैं कि मेलेनिन के संदर्भ में बीमारी कौन सी हो सकती है। तो मेलेनिन के संदर्भ में डिसऑर्डर का जिक्र करें तो हमें
टू टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर देखने को मिलता है। मेलेनिन मतलब स्किन कलर, जो डार्कनिंग से संबंधित बीमारी है, उसमें हमें दो बीमारियां देखने को मिलती हैं। दो बीमारियां होती हैं। सबसे पहली बीमारी तो होती है विटिलिगो। आपने प्रैक्टिकली जीवन में दोनों बीमारियां जरूर मरीज देखे होंगे, लेकिन नाम अगर नहीं भी पता हो तो आज क्लियर करें। एक बीमारी तो होती है विटिलिगो और दूसरी बीमारी होती है एल्बिनिज्म। पहली बीमारी होती है विटिलिगो और दूसरी बीमारी होती है एल्बिनिज्म। दोनों का अंतर समझें। आपने स्किन कलर से संबंधित बीमारी वाले दो मरीज देखे होंगे। कुछ मरीज तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्किन का कलर बाकी जगह तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन किसी किसी जगह पर आपको ऐसे वाइट वाइट चकते देखने को मिलते हैं कि मीन्स कहीं कहीं पर बिल्कुल स्किन वाइट है और बाकी बिल्कुल गेहुआ रंग जो नॉर्मली होता है, बाकी स्किन का कलर नॉर्मल है, लेकिन शरीर पर काफी जगहों पर ऐसे वाइट वाइट चकते बन जाते हैं। उस बीमारी को हम बोलते हैं विटिलिगो। क्लियर? और विटिलिगो इज अ डिसऑर्डर ऑफ पार्शियल डेफिशिएंसी। कैसी बीमारी है यह? पार्शियल डेफिशिएंसी ऑफ मेलेनिन वाली बीमारी है। मतलब शरीर के सभी हिस्सों में मेलेनिन में कमी नहीं आई है, केवल कुछ हिस्सों के अंदर मेलेनिन का प्रोडक्शन बंद हो चुका है, जिससे वो हिस्सा बिल्कुल वाइट हो गया है और बाकी हिस्सा बिल्कुल नॉर्मल गेहूं रंग की तरह दिखाई दे रहा है। उस बीमारी को हम बोलते हैं विटिलिगो। जबकि एल्बिनिज्म बीमारी होती है, ये होती है कंप्लीट डेफिशिएंसी वाली। क्लियर? अब कंप्लीट डेफिशिएंसी वाला एग्जाम्पल समझें। आपने कई बार ऐसे मरीज देखे होंगे, ऐसे व्यक्ति देखे होंगे कि जो पैदा तो भारत के अंदर ही हुए हैं, लेकिन आपके आसपास भी आपने कहीं देखे होंगे जो पैदा तो इंडिया में ही हुए हैं, जो इंडियन एनवायरनमेंट में ही रह रहे हैं, लेकिन उनका कलर जो है बिल्कुल अंग्रेज की तरह दिखाई देता है। उनके बाल भी बिल्कुल भूरे हैं, आईज का कलर भी ब्राउन है, उसके आईब्रोज का कलर, सब कुछ पूरा एकदम अंग्रेज की तरह बिल्कुल व्हाइटिश अपीयरेंस दिखाई देता है। वह एक प्रकार का डिसऑर्डर है जिसे हम एल्बिनिज्म के नाम से जानते हैं। एल्बिनिज्म ऐसी बीमारी है जिसमें सिर से लेकर पैर तक कंप्लीट बॉडी पार्ट के अंदर मेलेनिन पिगमेंट का एब्सेंस है, उसे हम एल्बिनिज्म बीमारी के नाम से जानते हैं। तो एल्बिनिज्म और विटिलिगो में अंतर यह हुआ कि एल्बिनिज्म इट इज पार्शियल डेफिशिएंसी, विटिलिगो इट इज अ पार्शियल डेफिशिएंसी एंड एल्बिनिज्म इज द कंप्लीट एब्सेंस या कंप्लीट डेफिशिएंसी ऑफ द मेलेनिन पिगमेंट इन द बॉडी। मैनेजमेंट के तौर पर कोई विशेष इलाज इन मरीजों को नहीं दिया जाता है। मीन्स कोई विशेष ऐसा दवाई या कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि जिससे पूरे स्किन का कलर वापस से ब्लैक हो जाए या वापस से नॉर्मल ब्राउन या गेहुआ कलर हो जाए। ऐसा कोई विशेष ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। हमें बीमारी के नाम याद रखने हैं मेलेनिन के संदर्भ में कि विटिलिगो बीमारी है और दूसरा एल्बिनिज्म है। क्लियर? तो उम्मीद है आज जितना पढ़ाया है उतना समझ में आ गया होगा। हमने प्रोलैक्टिन की बीमारियां पढ़ी, फिर TSH और ACTH के संदर्भ में पढ़ा था। TSH और ACTH के संदर्भ में हमें केवल बहुत माइनर सी चीजें याद रखनी थी कि TSH थायराइड पर काम करता है और T3 T4 बनवाता है, और ACTH जो होता है वह एड्रिनल कॉर्टेक्स पर काम करके स्टीरॉयड हार्मोन को बनवाता है। डिसऑर्डर आगे हमारी थायराइड और एड्रिनल ग्रंथि के अंतर्गत आने वाले हैं। फिर हमने FSH पढ़ा। फीमेल के अंदर यह मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल करवाता है और मेल के अंदर यह स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया को करवाने वाला है, लेकिन किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। फिर हमने पढ़ा LH का फंक्शन। फीमेल में यह रप्चर ऑफ फॉलिकल्स करवाकर ओवुलेशन की घटना को अंजाम देता है, वहीं मेल के अंदर यह ICSH के नाम से जाना जाता है। ICSH का मतलब होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहां इंटरस्टिशियल सेल कौन सी हैं? उसे हम लेडिक सेल्स बोलते हैं, और यह लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करके टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है। देन हमने पढ़ा MSH हार्मोन। पूरा पाथवे समझ में आ गया होगा। MSH जाएगा स्किन के पास में, स्किन के अंदर पाई जाने वाली मेलेनोसाइट सेल को स्टिमुलेट करेगा, जिससे मेलेनिन का निर्माण होगा, और मेलेनिन जो होता है वह डार्कनिंग ऑफ द स्किन करवाता है। फिर हमने एक एनवायरमेंटल उसका लॉजिक पढ़ा कि सनलाइट एक्सपोजर में मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और डिम लाइट एक्सपोजर में मेलेनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। देन हमने पढ़ा डिसऑर्डर्स दो प्रकार के, एक तो पार्शियल डेफिशिएंसी वाला और एक कंप्लीट डेफिशिएंसी वाला, एक विटिलिगो और दूसरा एल्बिनिज्म। क्लियर? तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे वो समझें। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम
पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स और उनसे संबंधित बीमारियां, उनके फंक्शन, सब कुछ पढ़ने वाले। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स जो हैं वो हमारे पूरे हो चुके हैं। क्लियर? धन्यवाद।